हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं हूं आपका हिस्ट्री फैकल्टी और हम पढ़ रहे हैं टारगेट गुरुकुल पर। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, पहले मैं इसके बारे में आपको 1-2 मिनट बता दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। ठीक है, देखिए, चलिए सुन लीजिए 2 मिनट। हाँ, देखिए, जहाँ कहीं भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में यूपी के, वहाँ के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं एक जगह के होंगे, काशी विद्यापीठ के आप हों या CLJMU के हों, किसी भी ऑल ओवर यूपी में किसी भी आप यूनिवर्सिटी के होंगे जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे होंगे, और वहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम में जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री होगी 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, तो हमने उसके लिए आपके लिए कुछ क्या लाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए क्या किए हम ले करके आए हैं। ठीक है, ऐसे सेशंस आगे भी चलते रहेंगे। हम आपको इसमें ये बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के लिए क्या है। ठीक है, क्या क्या एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम आउट होते हैं हम आपको यहाँ पे ये बताने का काम करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं बोल रहा था कि हम जहां कहीं भी सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत आता है 1206 से 1526 तक, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है वहां के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 करना होता है। पेपर पैटर्न यही है। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि 3 पार्ट्स में आता है। सबसे पहले टिप्पणी आती है, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर आते हैं लिखने के लिए 2 पेजेस में, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो हर जगह अलग अलग चीजें, अलग अलग पैटर्न है। लगभग लगभग सारे सारे यूनिवर्सिटीज में यही सारी चीजें हैं। या तो आपको 10 में से 5 क्वेश्चन मतलब कि करना होगा, ये वाला चीज होगा, या तो आपका पेपर पैटर्न 3 भागों में डिवाइड होगा। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट पे टिप्पणी आते हैं, फिर शॉर्ट आंसर्स आते हैं, फिर लॉन्ग आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर इक्वली सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां भी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री है और सब्जेक्टिव एग्जाम वहां पे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस एक्सपेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर भी आपको समझाने की। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं पहले तो आप उसका आंसर आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, एक और चीज, एक और डिस्क्लेमियर जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं, आपको बस इसको बेस बनाना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें आप जान जाएंगे। तो वक्त ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, समझ गए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझ गए होगे। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन अब लिखे कैसे जाते हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करते हैं किसी आंसर्स को, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, उस पर नंबर मिले, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम साइड में आपको ये भी बताते हुए चलेंगे कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मार्क्स का पेपर आपका है तो आप कैसे उसमें 75 प्लस या 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप देखो बच्चों, अगर आप 75 प्लस या 80 प्लस अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप, मैं 101% लिख सकता हूँ कि आप टॉपर्स में से वहां पे एक होने वाले हैं, आप टॉपर करने वाले हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जहां भी आप मतलब वो पेपर देंगे। ठीक है, तो इट वॉज इनफ गुड स्कोर बेसिकली। चलिए टॉपिक पर अपने आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम दिल्ली सल्तनत के 1206 से 1526 तक का डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव आंसर्स। तो ये राइटिंग करनी है मेरी, संभाल लीजिएगा। चलो, पहला क्वेश्चन पढ़िए। राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के कारण का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द टर्क्स अगेंस्ट द राजपूत। बहुत फेवरेट का सा क्वेश्चन है
कि टर्क्स की क्यों जीत हुई। जैसा कि आपको पता है 2 टर्किश रूलर्स आए थे, एक तो महमूद गजनी साहब थे जो 1000 से लेके 127 एडी तक आए थे, बाद में आए थे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हारा है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट मत हैं कि क्यों टर्क्स जो थे वो विजय हुए, ठीक है। कई लोग इसको दैवीय सिद्धांत से जोड़ते हैं, कई लोग कहते हैं कि उनमें इक्वालिटी थी, उस समाज में बहुत ज्यादा इक्वालिटी की भावना थी, सब लोग इक्वल थे इसीलिए ये हुआ, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि उसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था इसलिए वो जीते। कई लोग कहते हैं कि जो राजपूत पूरे के पूरा जो राजपूत क्लर्जी थी उसमें भ्रष्टाचार आ गया था, करप्शन आ गया था, ठीक है। तो वो जो राजा हो गए थे बहुत ज्यादा वुमेन एंड वाइन में इंडल्ज हो गए थे इसलिए उनकी हार हुई। कई लोग कहते हैं कि उनकी मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक्स की वजह से ऐसा हुआ। तो देयर आर डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से सक्सेस ऑफ टर्क्स हुए, ठीक है। टर्क्स के राजपूत के हारने के कई सारे कारण हैं और टर्क्स के जीतने के कई सारे रीजंस हैं, ठीक है। आप इसमें कई राइटर्स से कोटेशन को उठाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल डाल देंगे, किसी का फेमस एग्जाम्पल कोई कोटेशन डाल देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का कोई फेमस कोटेशन डाला तो ये हमने क्या बना दिया, इसको इंट्रोडक्शन बना दिया। इंट्रोडक्शन हमेशा 7 से 8 लाइंस की होती है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब मेन बॉडी में हमारी क्या होगी, मेन बॉडी में हम राइटर्स को कोट करने वाले हैं कि राइटर्स क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेडी सरकार क्या कह रहे हैं, एबीएम हबीबुल्ला क्या कह रहे हैं, के निजामी साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उस समय के कंटेम्प्रेरी कुछ इतिहासकार भी हैं, जैसे हसन निजामी साहब हैं, हसन निजामी ने क्या कहा, ठीक है। फिर मिनहाजुस सिराज साहब ने क्या कहा, उस समय कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस का क्या व्यू है। फिर मॉडर्न हिस्टोरियंस में जैसे कौन लिख रहा है, वी एस स्मिथ लिखते हैं, लेन पूल लिख रहे हैं, उनका क्या मत है इस चीज को लेकर के, इस थियोरी को लेकर के, उनके मतों को आप लिखेंगे, उनके व्यूज को आप लिखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे आएंगे तो कुछ रेलेवेंट दिखेंगे जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। रेलेवेंट जैसे एक रेलेवेंट हिस्टोरियन है इरफान हबीब, इरफान हबीब का रीजन लिख देंगे क्यों तुर्क जीते, इरफान हबीब अच्छा लिखते हैं, ठीक है। फिर आप सतीश चंद्रा का कोट कर देंगे, सतीश चंद्रा क्यों क्या लिखते हैं, क्यों जीते तुर्क। इन राइटर्स कोटेशन कोट करने के बाद लास्ट में जाके आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। और कंक्लूजन में आपको क्या बताना है, कंक्लूजन में आपको ऐसा रीजन बताना है कि अगर ये चीज होती तो टर्क्स कभी जीत नहीं पाते, आपको कुछ ऐसा लिखना है, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर सारे के सारे जो भी हिंदूज हैं वो यूनाइटेड हो करके एक साथ लड़ते, एक फ्रंट पर लड़ते, उनको अगर एक सिंगल लीडरशिप में रखा जाता तो टर्क्स कभी जीतते ही नहीं। इस टाइप का आपको क्या लिखना है, कुछ कंक्लूजन लिखना है, समझ गए, ठीक है। इसी के अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है। आपको उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेसिकली, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड लास्ट इज कंक्लूजन, ठीक है। और जितने वर्ड्स में रहेगा आप उतने वर्ड्स में देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा 1000 वर्ड्स में आपको लिखना है, 500 वर्ड्स में आपको लिखना है कि 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 1000 वर्ड में लिखना है तो 5 पेजेस में आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 200 वर्ड्स में अगर लिखना है तो 1 से 2 पेजेस में लिखेंगे, 500 वर्ड्स लिखना है तो 2 से 3 पेज में लिखेंगे। तो वो अलग अलग जितने वर्ड्स में लिखा रहेगा उतने मतलब पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से बेसिकली मार्किंग होती है, तो वो सब आप देख लीजिएगा, वो सब मैं बताए नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो सब बेसिक सी चीजें हैं, वो भाई आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे हम बताने नहीं जाएंगे, ओके। मैं बस आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। मैंने आपको बुक्स भी बता दी थी कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, अभी फिर से मैं अभी बुक्स बता दूंगा लास्ट में जाकर के आपको कि आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और कौन कौन सी बुक्स से आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बुक्स अगर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द केएल खुराना। अगर आपने दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री एकदम ही नहीं पढ़ी, आप फ्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल आप 12th, जैसे कई सारे लोग क्या होते हैं, जैसे कई सारे लोग होते हैं भाई 12th अलग अलग स्ट्रीम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने साइंस से किया, किसी ने मैथ्स से किया, आप किसी और कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो लेकिन आप बीए करने आ गए कि भाई हमें बीए करना है, हमें आर्ट्स करना है, ठीक है। तो आपको आइडिया कुछ भी नहीं है हिस्ट्री के बारे में, तब आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे, तब आप एक बुक पढ़ सकते हैं, इसका नाम है केएल खुराना। केएल खुराना बहुत अच्छी बुक मानी जाती है
एकदम बेसिक लेवल की सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। इसको बेसिक लेवल की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है के.एल. खुराना को, ठीक है। इसके अलावा आप एल.पी. शर्मा भी पढ़ सकते हैं, एल.पी. शर्मा भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। या हमारे यूनिवर्सिटीज में चलती है, गोरखपुर यूनिवर्सिटीज में ए.के. मित्तल चलती है, ए.के. मित्तल भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जैसे अभी कुछ नहीं पता है, कोई भी चीज एकदम ही आपको नहीं पता चली है, आप बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट, तो इन बुक्स के साथ क्या कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, नाम लिख लेना इनका। चलो आगे बढ़े। अब हम कुछ इसी प्रकार से कुछ हायर लेवल की बुक्स के बारे में बात करते हैं, हायर लेवल बुक्स। क्या बात करने वाले हैं, कुछ हायर लेवल बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये हायर लेवल बुक्स क्या होती हैं, मैंने क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि हम यहाँ पे दो पार्ट्स में बेसिकली चीजों को डिवाइड किया। दो पार्ट्स क्या क्या हैं भाई, एक तो हमारे पास ये बेसिक लेवल की बुक्स हैं जहां से हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, कुछ हायर लेवल की बुक्स हैं। अब कुछ हायर लेवल की बुक्स में क्या हो सकता है, देखिए मेरी सबसे सलाह है, प्लीज पहले आप ये बुक्स पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई एक ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है सारा उठाकर लेकर आ गए, नहीं, एक कोई पढ़ लीजिएगा, आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे हायर लेवल बुक्स में, ठीक है। तो जब हम हायर लेवल बुक्स के बारे में बात करते हैं तो मेरे दिमाग में दो तीन बुक्स का नाम जरूर आता है, ठीक है। तो पहली एक बुक आती है हरीश चंद्र वर्मा साहब की, ठीक है। हरीश चंद्र वर्मा साहब की 2 वॉल्यूम में ये बुकें आती हैं बेसिकली। ये जो 2 वॉल्यूम में बुकें आती हैं, ये एक तो दिल्ली सल्तनत आता है 1206 से 1526 तक का, और दूसरा आता है मुगल एम्पायर 1506 से 1707 तक का, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम में बुकें हैं, और अभी तक में मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी आप यूपी की देख लेंगे, बड़ी सी बड़ी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में लोग इसी बुक को रिकमेंड करते हैं, हरीश चंद्र वर्मा की। बहुत अच्छी मेडावल हिस्ट्री की ये बुक मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक मानी जाती है किसकी, मेडावल हिस्ट्री की, ठीक है। सारी बुकें मेडावल हिस्ट्री की हैं भाई, कुछ और मत समझ लेना। कई सारे लोग होंगे भाई जो कुछ और समझ लेंगे, कुछ और नहीं है भाई, सिर्फ मेडावल हिस्ट्री की बुक है ये, ठीक है। चलो, हाँ, एक हरीश चंद्र वर्मा साहब की बुक आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो एक और बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूं, जो है सतीश चंद्रा साहब की। ये भी 2 वॉल्यूम में आती है, 2 पार्ट्स में ये भी बुक आती है, ठीक है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 इसका दिल्ली सल्तनत है, वॉल्यूम 2 इसका है मुगल एम्पायर। 2 पार्ट्स में ये वाली बुक भी आती है। तो अगर आप हरीश चंद्र वर्मा नहीं पढ़ सकते तो आप सतीश चंद्र पढ़ेंगे, वन ऑफ द वेरी 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 बेस्टेस्ट बुक है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी जो लोग ऑप्शनल लिखते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल, वो भी इस बुक को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सतीश चंद्रा की बुक बहुत ज्यादा फेवरेबल बुक है, ठीक है। एक सतीश चंद्रा की यूपीएससी की स्टार्टिंग लेवल की बुक आती है, वो मेंस की आती है, उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों होता है। मैं उस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे एक अलग बुक के बारे में बात कर रहा हूँ जो 2 पार्ट्स में आती है, ठीक है। उसमें दिल्ली सल्तनत अलग होगा और मुगल एम्पायर अलग होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो बुक है, जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है, वो है जे.एल. मेहता साहब की किताब। जे.एल. मेहता की ये जो किताब है वो सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर है। किसके ऊपर है, सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर बच्चों किताब है, बहुत अच्छी है। बेसिकली जे.एल. मेहता साहब 3 पार्ट्स में लिखते हैं, एक दिल्ली सल्तनत लिखते हैं, एक मुगल एम्पायर लिखते हैं, और एक लिखते हैं ये वाला सोसाइटी एंड कल्चर लिखते हैं। तो उसकी जो थर्ड पार्ट है, जो जे.एल. मेहता की सोसाइटी एंड कल्चर कह रही है, पार्ट 3 में है ये। तो आप दोनों में से कोई एक बुक लीजिएगा, फिर आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, और फिर लास्ट में आप जे.एल. मेहता की सोसाइटी एंड कल्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप 3rd या 5th सेमेस्टर में जाएंगे, मुझे आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं पता, लेकिन जब आप 3rd या 5th सिलेबस, 3rd 4th 5th किसी भी सेमेस्टर में जाएंगे जहां पे बीए में मिडावल हिस्ट्री में सोसाइटी एंड कल्चर का पार्ट आता है,
तब आपको इस बुक की जरूरत पड़ेगी। वन ऑफ द वेरी गुड बुक है जेएल मेहता की, ठीक है। और भी बुकें आती हैं, लेकिन जेएल मेहता से बेस्ट कोई बुक नहीं मानी जाती सोसाइटी इन कल्चर के लिए। बहुत अच्छे राइटर है, मैं खुद भी बहुत बार बहुत साल इन किताबों से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको बुक को लेकर के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये है जो मैंने ये वाली जो बुक बताई है वो बेसिक लेवल की है। आपको इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक लेनी है, कोई एक बुक ऑप्ट करनी है स्टार्टिंग की अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप हाइयर लेवल बुक्स में जब जाएंगे तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिएगा, या तो हरीशचंद्र वर्मा साहब की ले लीजिएगा, तो सतीश चंद्रा साहब की ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आप जेएल मेहता की एक बुक ले सकते हैं सोसाइटी एंड कल्चर के पार्ट को समझने के लिए। तो ये है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री बुक्स के बारे में। क्या था? मिडाइवल हिस्ट्री की बुक्स, ठीक है। अब भाई मैंने ये बताया कि लिखा कैसे जाएगा कॉन्सेप्ट, तो किस किताब से लिखना है वो भी तो जरूरी है। जब तक हम ये चीज आपको बताएंगे नहीं कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बुक्स के बारे में आपको बता दिया। चलो, और भी इसको एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना कहीं पे, और इस बुक्स को प्लीज ले लेना अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है। चलो, हाँ, तो राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द टर्क्स अगेंस्ट द राजपूत। मैंने बताया कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीजें समझाई। मैंने आपको बताया कौन कौन से राइटर्स को आप कोट कर सकते हैं, मैंने उनके नाम भी आपको बताए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ये देखो ऑल लिखा है, अगर ये नहीं पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा। क्या है? अगर ये नहीं पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। तुर्क के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ राजपूत अगेंस्ट द टर्क्स, ठीक है। तुर्कों की सफलता कारणों में राजपूतों की पराजय की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स एंड द डिफीट ऑफ द राजपूत, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे? व्हाट वेयर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स अगेंस्ट द राजपूत। लगभग एक ही क्वेश्चन है, बस पूछा अलग अलग तरीके से गया है, ठीक है। ये जो चारों क्वेश्चन है वो एक ही है, ठीक है, लेकिन पूछा अलग अलग तरीके से गया। आपको आंसर एक ही चीज का देना है इसमें, ठीक है। चलो, ये बस हमने ऐसे बताने की कोशिश की है कि भाई इतने पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप ये वाला जरूर तैयार रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज। भारतवर्ष में तुर्की साम्राज्य की स्थापना में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान की विवेचना कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। 1206 से लेकर 1210 तक थे, ठीक है। आपको पता है शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के गुलाम थे, उनके एक आमिर हुआ करते थे, आमिर मलिक सीपा सलार हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सुल्तान नहीं कहा जा सकता। अब उनके कुछ मिलिट्री एक्सपेंडिशंस के बारे में आप बता देंगे, उनके कुछ कल्चर कंट्रीब्यूशंस के बारे में आप बता देंगे, उनके कुछ संघर्ष हुए यल्दोस के साथ में हुए और इसके साथ में हुए, कुबाचा के साथ में हुए, उस संघर्ष के बारे में भी आप कुछ कहानियां बता सकते हैं तो बता देंगे। तो भारतवर्ष में तुर्की साम्राज्य की स्थापना में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान की विवेचना कीजिए। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भारतवर्ष में तुर्की साम्राज्य की स्थापना सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान की विवेचना की। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत के लिए, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेता है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। इवैल्यूएट अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक, इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कीजिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। सुल्तान, इनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप दो चार चीज इनके बारे में लिख देंगे बहुत है, ठीक है। इनके मिलिट्री एक्सपेंडिशंस लिख देंगे, किन किन जगहों को उन्होंने जीतने की कोशिश की, ठीक है। इनके कुछ संघर्ष आप लिख देंगे, जैसे इनके संघर्ष कुबाचा से इनके क्या संघर्ष रहा था, ठीक है। यल्दोस से इनका क्या संघर्ष रहा था, ठीक है।
इसके अलावा जो ऊपर की तरफ भी जो संघर्ष चल रहा था उस समय, बड़ा संघर्ष, समय भी ख्वारिज्म एम्पायर वहां पे था, तो ख्वारिज्म एम्पायर के साथ में क्या रिलेशन था, आप उतना डेप्थ में आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के रीजनल स्टेट्स के शासकों के साथ इनके किस प्रकार के रिलेशन थे भारत के, ठीक है। कौन से राजपूत स्टेट्स को उन्होंने जीतने का काम किया, सर कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने कौन से राजपूत स्टेट्स को जीता, ठीक है। या दिल्ली के आसपास के कौन से क्षेत्र को अपने अधिपत्य में लाने में सफल हुए, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का जब भी हम नाम लेंगे तो उनके कल्चर कंट्रीब्यूशंस के बारे में बहुत जरूरी है बात करना, ठीक है। तो उनके कल्चर कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनके कल्चर कंट्रीब्यूशंस भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं उनके दो कल्चर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। एक तो भाई उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी उन्होंने बनवाया। तो कल्चर कंट्रीब्यूशन में आप जैसे कुतुब मीनार लिख देंगे, कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार उन्होंने क्यों बनवाया था, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कल्चर कंट्रीब्यूशन में बच्चों, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क लिख सकते हो ना। ये सभी चीजें हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना आंसर फ्रेम करना है। समझ गए हाँ कि ना, प्लीज ये बताओ, ठीक है, समझ गए ना। चलो चलो अब एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए अभी लिख लो, 101% आएगा, इसमें कहीं कोई वाली शक वाली बात ही नहीं है, 101% आएगा। क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर विश्लेषण कीजिए। क्या क्या इल्तुतमिश की उपलब्धियां रही हैं, तो इल्तुतमिश की तो बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा आने वाला मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन अगर उसमें पोर्शन में आपके है, सिलेबस में है, तो ये वाला क्वेश्चन आना 101% पक्का है, ठीक है। मैं देखिए मैंने स्टार मार्क कर दिया इसको। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों था, इसको क्यों वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर मानते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इल्तुतमिश की भूमिका का आलोचना परीक्षण कीजिए। इल्तुतमिश और यल्दोज के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। यल्दोज 1216 में हारा थर्ड बैटल ऑफ तराइन में, अगर आपको याद आ रहा हो तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1216 में हुआ था, ठीक है। उसमें यल्दोज की हार हो गई थी। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, यहाँ तक है। एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश, analyze Iltutmish was the real founder of Delhi Sultanate, critically examining the role of Iltutmish in the establishment of Delhi Sultanate, describe the relationship between the Iltutmish and Yaldoz। अल्दोज नहीं लिखा है, अल्दोज, यल्दोज होता है, ठीक है, YALDOZ होता है। चल ठीक है, हाँ। तो एनालाइज द अचीवमेंट्स ऑफ इल्तुतमिश, जब हम इसको अचीवमेंट्स को एनालाइज करेंगे या इसको रियल फाउंडर बनाएंगे दिल्ली सल्तनत का। अब चलो देख लो कितने सारे काम इल्तुतमिश ने किए, बहुत सारे काम किए, एक दो काम तो किए होते तो मैं गिनवा देता, लेकिन इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूं। चलो तो 1229 में खलीफा से सबसे पहले इन्होंने पेशकश लिया, खलीफा ने इनको रिकॉग्नाइज किया सबसे पहली बार 1229 में, ठीक है। इनको टाइटल दिया गया नासिर आमिरुल मोमिन का, वैसे तो बहुत बड़ा टाइटल था लेकिन नासिर आमिरुल मोमिन का टाइटल था, ठीक है। मंगोलियन इन्वेशन से भारत को बचाया, मंगोलियन इन्वेशन किसका होने वाला था, अगर आपको याद आए, चंगेज खान का। भाई सिंधु नदी के पास चंगेज खान खड़ा था जो पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर चुका था, समझ लीजिएगा, जिसने देशों के देश खत्म कर डाले, सिंधु नदी के जस्ट किनारे खड़ा था। अगर वो भारत में आ जाता तो आज क्या होता वो हम खुद भी नहीं जानते, शायद आज यहाँ की हिस्ट्री कुछ और होती। तो मंगोल इन्वेशन, चंगेज खान का इन्वेंशन 1221, मैंने वो कहानी आपको सुनाई होगी जलाउद्दीन मंगबरनी वाली, इल्तुतमिश और जलाउद्दीन मंगबरनी वाली कहानी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कहानी आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलो और क्या बात कर सकते हैं, इसने भारत में इक्ता सिस्टम लेकर आया पहली बार, ठीक है। एक दल का निर्माण किया जिसको तुर्काने चहलगनी कहा जाता है,
ठीक है। तुर्काने चहलगनी वाले दल का इसने निर्माण किया। इसके कुछ दो विरोधी हुआ करते थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि जल्दी मर गए, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, तो इसने अपने दो विरोधियों को खत्म करने का काम किया जो कि गद्दी के लिए लड़ रहे थे। अगर इल्तुतमिश गद्दी से हटता तो यही दो बैठते। कौन थे भाई, आपको नाम पता होगा, एक तो यल्दोज साहब है और एक तो कुबाचा साहब है। दो लोग हैं, एक तो यल्दोज साहब है और एक कौन है, कुबाचा साहब है। यल्दोज साहब को आपको पता है 1216 में हरा दिया। यल्दोज साहब को कब हरा दिया, 1216 में। कुबाचा साहब भी 1228 1229 में हार गए थे। ठीक है, ये जो सिंधु नदी में कूद कर उन्होंने आत्महत्या ही कर ली थी कुबाचा साहब ने। ठीक है, देखो कई बातें बहुत जल्दी में बोल रहा हूं तो कई बातें गलत भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम नोट कर लिएगा। ठीक है, और क्या हम बता सकते हैं आपको, कुछ और अचीवमेंट, कुछ कल्चर कंट्रीब्यूशन लिख देना इनका, कुछ मिलिट्री एक्सपेंडिशन लिख देना इनका। राजपूत राज्यों से बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेंडिशन थे, हम वो लिख सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, इन्होंने एक नया दो टाइप के कॉइन्स चलाए भारत में, इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ न्यू कॉइन्स। एक तो सिल्वर टंका चलाया और एक कॉपर जित्तल चलवाया। तो ठीक है, एक सिल्वर टंका इक्वल टू 48 कॉपर जित्तल होता है। तो एक सिल्वर टंका चलाया और कॉपर का जित्तल भी इन्होंने चलवाया। तो भाई देखो मैंने इतने सारे काम आपको बता दिए। क्यों इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाए दिल्ली सल्तनत का, मैंने आपको इसके पीछे का पूरा कारण बता दिया क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाए। ठीक है, चल ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और भी बहुत कुछ है, मिलिट्री एक्सपेंडिशन उसका डाल देना। राजपूतों के साथ इतने बड़े संघर्ष हुए, एमपी के शासक, मध्य प्रदेश के भी एक शासक उस समय के थे, उनके साथ संघर्ष रहा इसका। और भी आपको कुछ भी मिले इसके बारे में कल्चर कंट्रीब्यूशन में डाल दीजिएगा। इल्तुतमिश के कई सारी मस्जिदों का इसने निर्माण करवाया, आप वो डलवा सकते हैं। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इसने। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम किया। फिर एक उसने मस्जिद भी बनवाई थी, एक उसने मस्जिद भी बनवाई थी बदायूं में। बदायूं जहाँ का पहले गवर्नर था इल्तुतमिश, बदायूं का, वहां पे एक मस्जिद भी बनवाने का काम किया था। ये सब आप इसके कल्चर कंट्रीब्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, मैं बस सीधे बता रहा हूं आपको लिखना क्या, लिखना आपको यही सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो समझ गए। ओके, तो 101% ये क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये आने वाला है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ये मत बोलना नहीं आएगा, 101% आएगा। इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, अगर कुछ और भी मन करे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने के लिए तो कुछ भी और भी पढ़ लेना। जैसे इनके गुलाम थे तुर्काने चहलगनी वाले, उन गुलामों के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपसे टिप्पणी पूछ ले तुर्काने चहलगनी के बारे में तो तुर्काने चहलगनी के बारे में टिप्पणी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कई मतलब टिप्पणी, जहाँ पे टिप्पणी वाला होता है 200 वर्ड्स में टिप्पणी लिखनी होती है, तो इल्तुतमिश से टिप्पणी आ सकता है तुर्काने चहलगनी के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आप यल्दोज के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यल्दोज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं और इसको मार्क कर लीजिए, 101% आने वाला है, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। रजिया की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। रजिया सुल्तान की बहुत सारी उपलब्धियां थी, किस प्रकार से इसने नॉबेल्स को संभाला और उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन एक महिला ने काम करने का काम किया, कैसे वो की, क्योंकि उस समय का जो मुस्लिम समाज था वो ऑर्थोडॉक्स था, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था, तो उसमें महिलाओं को बहुत निम्न स्थान प्राप्त था। किस प्रकार से इन्होंने अपनी जगह बनाई, और उस समय के बेसिकली जो भी नॉबल्स थे, शमसी नॉबल्स हुआ करते थे। ठीक है, कौन से नॉबल्स थे, शमसी नॉबल्स थे। शमसी नॉबल से किस प्रकार से इन्होंने डील किया और खुद की सत्ता को बनाए रखा। 3 साल 3 महीना 3 दिन कहा जाता है इनका शासनकाल रहा टोटल। ठीक है, 3 साल 3 महीना 3 दिन। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की उपलब्धियों की विवेचना कीजिएगा, रजिया की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिएगा।
ठीक है, इसमें आप कई लोग का नाम लिखेंगे, जैसे किसका किसका आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मलिक अल्तुनिया का नाम लिखिएगा जरूर। मलिक अल्तुनिया गवर्नर था बठिंडा का, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर आपको याद हो, इसका एक हबशी स्लेव हुआ करता था, मुझे नाम भूल रहा है उसका, ठीक है। इसका एक हबशी स्लेव हुआ करता था। हाँ, रजिया सुल्तान की उपलब्धियों पर विवेचना कीजिए, ठीक है। जैसे आप इनके शमशी नोबल्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन थे वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप मलिक अल्तुनिया के बारे में लिख सकते हैं, जो कि गवर्नर था बठिंडा का। फिर एक हबशी स्लेव हुआ करता था, कई इतिहासकार ने रोमांस का एक चैप्टर बना दिया है, वो की गलत मतलब कहानी है रजिया सुल्ताना के बारे में, जमालुद्दीन याकूत से। ये एक हबशी स्लेव हुआ करता था, इनका बॉडीगार्ड था रजिया सुल्ताना का। इनसे इनकी बीच की रिलेशन के बारे में भी आप बता सकते हैं। अब ये सब चीजें लिख सकते हैं, रजिया सुल्तान की उपलब्धियां, ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया। जैसे इन्होंने पर्दा वाला जो प्रथा है, पर्दा ये नहीं रखती थी बेसिकली। खुले दरबार में जैसे एक मेल शासक आता है वैसे ये जाया करती थी, ठीक है। इनको तीरंदाजी आती थी, घुड़सवारी आती थी, अच्छी खासी तलवारबाजी आती थी, रेसलिंग आती थी, सब कुछ आता था रजिया सुल्ताना को, ठीक है। ये सब चीजें भी आप लिख सकते हैं। फिर एक कोटेशन डाल दीजिएगा, इनके असफल होने के पीछे क्या कारण है। यहाँ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्या रजिया सफल शासिका थी, उसके पतन के क्या कारण थे। तो उसके पतन के कारण एल्फिस्टोन लिखता है कि उसके सबसे पतन का जो सबसे मेन कारण था वो ये था कि वो एक महिला थी। अगर वो महिला नहीं होती तो उसका पतन नहीं होता, ठीक है। तो आप ये कारण लिख सकते हैं। एक शासक के रूप में रजिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वह एक महिला होने के कारण सफल रही। देखिए इंग्लिश में पहले पढ़ लेता हूं फिर समझा दूंगा 1 मिनट में। Discuss the achievement of Rajia Sultanate. Throw light on Rajia's achievement. Was Rajia successful ruler? What were the reasons for the downfall? Critically evaluate Rajia as a ruler. Was she successful because she was a woman? Was unsuccessful? ठीक है, she was unsuccessful because she was a woman. वो unsuccessful थी क्योंकि वो एक क्या थी, woman थी। हमें critically evaluate करना है, ठीक है। इसमें आपकी राय मांगी, क्रिटिकली एवेल्युएट में क्या होती है, राय मांगनी होती है, ठीक है। चलो, तो हम रजिया सुल्ताना के अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ दिया था, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया था, ठीक है। देखो रजिया बेसिकली अगर महिला नहीं होती तो सफल होती। इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, उस समय के जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी, जैसे इनके बारे में भी लिखा किसने है, जो लोग सबसे कट्टर इस्लामिक लोग हैं उन्होंने लिखा है। जैसे बर्नी लिखता है, ठीक है, जैसे फरिश्ता लिखता है, ठीक है, जैसे इसामी लिखता है इनके बारे में, ठीक है। इसामी लिखता है कि इनको चरखा चलाना चाहिए, इनको राज्य संभालने के अलावा इनको जाकर के चरखा चलाना चाहिए। इसामी ऐसा कुछ कहता है स्टेटमेंट, ठीक है। एक महिला को हमेशा चरखा, बेसिकली जो लोग भी लिखने का काम कर रहे हैं, जो भी स्कॉलर्स उस समय के, प्रेजेंट टाइम के जो भी राइटर्स हैं उस समय के, वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो वो इतनी बड़े स्थान पर एक महिला को देख ही नहीं सकते, तो वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट अनइवैल्यूएट, मतलब कोई एनॉनिमस स्टेटमेंट कहते हैं, जिससे क्या होता है वो चीजें मतलब कि गलत साबित होती हैं। कोई वुमेन को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आमिर खुसरो भी कहता है कि अगर सांप और वुमेन हो तो सांप को मतलब छोड़ देना चाहिए, वुमेन को मार देना चाहिए। आमिर खुसरो भी इस टाइप के स्टेटमेंट कह रहे हैं। इन सब चीजों से क्या पता चल रहा है, ये चीज पता चल रही कि उस समय वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो सही में बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। आप ये सारे कारण लिख देंगे। समय की सोसाइटी किस प्रकार से थी याद रखिएगा। ये जो भी लोग राइटर्स हुआ करते थे वो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। जो भी मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को जो भी राइटर्स फॉलो करते थे, अब वो किस प्रकार से महिला को देखेंगे, उनके नजर में महिला का जो स्थान है वो क्या है, लो बॉर्न है, छोटा स्थान है, ठीक है, बहुत बड़ा स्थान नहीं है। तो उनकी तरह आपको सोच कर देखना पड़ेगा, उस समय की सोसाइटी की तरह आपको सोच कर देखना पड़ेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ,
एक ये क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा बलबन के ऊपर, बलबन के ऊपर 101% क्वेश्चन बनने वाला है, बलबन के ऊपर भी, ठीक है। बलबन एक शुद्धिकरण की नीति क्या है? शुद्धिकरण की नीति क्या होता है? सो कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर। उसने अपने एम्पायर को क्या किया? कंसोलिडेट किया, जितना एम्पायर है उतना ही रखा, बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में शुद्धिकरण बलबन का योगदान की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब बलबन पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटनिंग, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन बलबन स्ट्रेटनिंग द दिल्ली सल्तनत, बलबन सिद्धांत, बलबन राजतत्व सिद्धांत का। देखिए बलबन की थियोरी ऑफ किंगशिप के ऊपर। और तीसरा एक और क्वेश्चन बनता है, एक शासक के रूप में बलबन का मूल्यांकन कीजिए। बलबन एक किस प्रकार का शासक था उसके बारे में क्या कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, वही चीज लिखी है जो मैं बताने वाला हूँ। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बलबन से बनते हैं। एक तो उसके कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर पे क्वेश्चन बनता है, ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर एबीएम हबीबुल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मुझे याद आता है मैं यूपीपीसीएस में दिया था, हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीपीसीएस का जो लास्ट पेपर हुआ था, अब हिस्ट्री ऑप्शनल हटा दिया गया है यूपीपीसीएस से, उस लास्ट पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन के राज्य को सिद्धकरण का राज्य कहा जाता है, सिद्धकरण नीति का वर्णन किया जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर का राज्य कहा जाता है, इसको समझाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो यार, आगे भी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक शासक के रूप में क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है कि ऐसा रूलर बलबन किस प्रकार से अच्छा है कि नहीं है, बलबन को क्या करना है, ऐसा रूलर इवैल्यूएट करना है, ऐसा रूलर क्या करना है, बलबन को इवैल्यूएट करने का काम करना है, ठीक है। चलो देखो थियोरी ऑफ किंगशिप में क्या लिख सकते हो, थियोरी ऑफ किंगशिप में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे इसकी पॉलिसी लिख सकते हो, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इसकी थी, ठीक है। इसने एक सिस्टम लेकर आया था जिसको जमीन बोझ सिस्टम कहा जाता है, सजदम पबॉस वाला। इसने नवरोज फेस्टिवल मनवाना स्टार्ट किया, ये सब पर्शियन फेस्टिवल्स है, सब फेस्टिवल है, ठीक है। सारी जो चीजें हैं सब क्या हैं, ये सारी की सारी पारसी चीजें हैं, सद्दाम पेबॉस, नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। तो राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने बहुत सारी चीजों को करने का काम किया, रॉयल बॉडीगार्ड्स वाला सिस्टम ले आया, इसने दरबार में सारे नॉवेल्स के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड लेकर आया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसने की, तो ये सब आप किस में लिखेंगे, बलबन के राजत्व सिद्धांत की आलोचना परीक्षण कीजिए। जब आप इसके बारे में बताएंगे तो इसकी थियोरी ऑफ किंगशिप, क्यों ये एक ऑटोक्रेटिक डेस्पॉट रूलर बना, यहाँ लिखा है ना, देखिए ऑटोक्रेटिक डेस्पॉट, बलबन को एक ऑटोक्रेटिक डेस्पॉट रूलर माना जाता है, तो क्यों वो एक ऑटोक्रेटिक डेस्पॉट रूलर बना, इसके बारे में आप बताएंगे। तो उसने जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, जो टफ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, उन पॉलिसीज को आप लिखेंगे और उसको समझाएंगे, ठीक है। जैसे वो एक और चीज था, जैसे वो दरबार में कभी स्माइल नहीं करता था, ठीक है, स्माइल नहीं करता था। इसके अलावा वो अल्कोहल कभी नहीं पीता था, कंज्यूम नहीं करता था, क्योंकि वो ये कहता था अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करूंगा तो मैं नॉन सीरियस मूड में आ जाऊंगा, इसलिए मैं अल्कोहल ही कंज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो कहता था। अगर आपको इसके आंसर्स जानने तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने डिटेल्ड में मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, ओके। चलो ये 3 क्वेश्चन बलबन से 100% आने वाले हैं, प्लीज देख लीजिएगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, सब्जेक्टिव जहां भी एग्जाम हो, यहाँ पे बलबन से रिलेटेड 101% क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ठीक है। चलो खिलजी क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी क्रांति का कॉन्सेप्ट किसमें दिया है, आरपी त्रिपाठी साहब ने दिया है। खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं, डिटेल्ड फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनने का 101% चांस है, ठीक है। खिलजी क्रांति, खिलजी रिवॉल्यूशन, क्यों उसको खिलजी रिवॉल्यूशन कहा जाता है, पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने आपको ये भी चीज पढ़ाई थी अच्छे से, जो लोग भी मुझे देखे होंगे, मेरे वीडियो लेक्चर्स उन्होंने देखे होंगे, उन्हें पता होगा ऐसा क्यों मैंने बताया। तो आपको खिलजी क्रांति बतानी है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बता दीजिएगा, और खिलजी क्रांति यहाँ पे फिर से पूछ लिया है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है वही चीज, ठीक है।
जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, अगर टाइम आपको मिले लास्ट में तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट, वहां पे दो इम्पोर्टेंट था, दो तीन इम्पोर्टेंट था, इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट था, रजिया इम्पोर्टेंट थी, बल्बा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। 110% अलाउद्दीन खिलजी से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 100%। अगर नहीं आएगा तो मेरा नाम चेंज कर देना उत्कर्ष सिंह से, ठीक है। 100% क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी पे पूछेगा ही पूछेगा। और तीन चीजों पे बस क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के पूछता है। कौन सी तीन चीजें? इसकी साउथर्न की पॉलिसी, दक्षिण नीति के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। साउथर्न पॉलिसी के बारे में पूछेगा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक सुधार के बारे में पूछेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे किए अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसने टैक्स को 50% कर दिया, चराही कर लगा दिया, घड़ी कर लगा दिया, फूट मुकदम चौधरियों की पावर्स को खत्म कर दिया, प्रोविंशियल गवर्नेंस की पावर्स को खत्म कर दिया। उसने आर्थिक सुधार क्या क्या लाया? आर्थिक सुधार में ये बाजार नियंत्रण भी आ जाएगा, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है। तो बड़ी, इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, उसके पास 4,75,000 की सेना थी, उसको रखने के लिए उसको मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत थी। मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी क्या होता है आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए, इसका क्या परिणाम हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का बताइए, भू राजस्व नीति के बारे में बताइए, उसकी लैंड रेवेन्यू के बारे में बताइए, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट और एग्जामिन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, देखो 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार कुछ चारों क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है अलाउद्दीन की दक्षिण नीति के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की साउथर्न पॉलिसी के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है साउथर्न पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। चलो उसके बाद से उसके आर्थिक सुधार क्या थे, आर्थिक सुधार क्या थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। 100% आर्थिक सुधार पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाजार नियंत्रण के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा? उसके बाजार नियंत्रण के बारे में। तो अगर ये इसी में इंक्लूड कर देते हैं, 2A लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही पार्ट है मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने का चांसेस है। यहाँ पे लिखा है मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है। चलो और लास्ट एक और क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के राजतत्व सिद्धांत पे, इसकी थियरी ऑफ किंगशिप क्या थी। थियरी ऑफ किंगशिप किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की थियरी ऑफ किंगशिप क्या थी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये बेसिकली आप सिर्फ एक क्वेश्चन, ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा। हमने बेसिकली 4 क्वेश्चन बनाए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, एक थियरी ऑफ किंगशिप के बारे में बना दिया है, एक उसकी साउथर्न पॉलिसीज के बारे में बना दिया है, साउथर्न मिलिट्री पॉलिसीज के बारे में, एक उसकी बाजार नियंत्रण के बारे में बना दिया है, ठीक है। और एक हमने ये वाला उसके रात थियरी ऑफ किंगशिप के बारे में बता दिया। लगभग हमने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन 101% पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो मोहम्मद बिन तुगलक है, नहीं, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक बाद में। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या रहे। इसने इतने सारे बिल्डिंग्स बनवाए, सराय बनवाए, इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश किया, आप सब उनका चीजों का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति, धार्मिक नीति पे बहुत 101% ये क्वेश्चन आ सकता है। फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिरोज शाह तुगलक के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में पूछ सकता है, इसने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए, वो आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में। और दूसरा इसकी धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी के लिए लिख सकता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान था, ठीक है, उसने बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करने का भी काम किया। मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, उससे काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है उलेमास का, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
तो 2 क्वेश्चन लगभग इससे बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के पतन में फिरोज शाह तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था? ठीक है, क्या फिरोज शाह तुगलक उत्तरदायी था तुगलक डायनेस्टी को खत्म करने में? ये वाला क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट वर फिरोज शाह तुगलक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? ठीक है, क्या फिरोज शाह तुगलक उत्तरदायी था, फिरोज शाह तुगलक मतलब जिम्मेदार था तुगलक डायनेस्टी के खत्म होने के पीछे? जी हाँ, इसका भी बहुत सारे कारण था, इसकी बहुत सारी पॉलिसी थी जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी खत्म हुआ। ठीक है, क्या चीजें थी वो मैं बाद में बता दूंगा, हमारे पास और भी कम टाइम बचा हुआ है, तो उतने कम टाइम में हम चीजों को बहुत हद तक नहीं बता सकते। मैं बाद में आपको बता दूंगा जब एक और डिटेल वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा, तो पार्ट वाइज वीडियो, अगर डिटेल वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा तो पार्ट वाइज डिटेल वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें हम क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखिए 3 चीजें स्लेव डायनेस्टी में पढ़ के रखिएगा, रजिया पढ़ के लिखिएगा, इल्तुतमिश पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बलबंद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए खलजी में। खलजी में आप अलाउद्दीन खिलजी के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपको, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाइए तुगलक पे। तुगलक पे आप पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे 101% क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर टाइम बच गया तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर टाइम बचा तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके मेजर प्लान्स बताइए फॉर द डेक्लाइन, क्रिटिकल एग्जामिन द मेजर प्लान्स ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, वही लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसकी राजधानी परिवर्तन की पॉलिसी के बारे में पूछा, टिप्पणी के तौर पे या 200 वर्ड्स में आपसे पूछ सकता है उसकी राजधानी परिवर्तन। ठीक है, उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, क्यों शिफ्ट किया था, अलग अलग राइटर्स से क्या मत है उसके बारे में, और लास्ट में कंक्लूजन बता दिएगा कि ज्यादा सही मत उसमें कौन सा है। ठीक है, चलो देखो मोहम्मद बिन तुगलक पे 2 क्वेश्चन बेसिकली, पहले तो आपको सारा चीज पढ़ेंगे, उसकी 5 पॉलिसीज पढ़ेंगे। जैसे इंक्रीज उसने टैक्स किया था दोआब रीजन में, वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, उसने दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक और वो वाला क्या कहते हैं, टोकन करेंसी उसने इंट्रोड्यूस किया था नए तरीके से, वो पढ़ लीजिएगा। खुरासान एक्सपेंडिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा और कराची एक्सपेंडिशन। ये जो 5 टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से 2 टॉपिक टिप्पणी के लिए और 200 मतलब 500 वर्ड्स के लिए और 200 वर्ड्स के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। उन 2 टॉपिक्स में से एक तो चेंज ऑफ कैपिटल है, ठीक है, राजधानी परिवर्तन। ये कई बार अगर टिप्पणी में भी पूछ लेता है, कई बार 500 वर्ड्स में भी पूछ लेता है, चेंज ऑफ कैपिटल। इसके अलावा एक और चीज तैयार कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोडी वंश के महानतम शासक के रूप में सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% सिकंदर लोडी से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। अगर आपको लोडी राष्ट्र में कुछ पढ़ना है तो पहला जो टॉपिक है वो आप सिकंदर लोडी पढ़िएगा। दूसरा एक और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है, ये सब सिकंदर लोडी के बारे में ही है। ठीक है, सिकंदर लोडी के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं मैंने पढ़ाया है आपको, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, दूसरा है दिल्ली के रोधी सुल्तानों के राजत्व सिद्धांत के बारे में बताइए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकली डिस्क्राइब द किंगशिप थियोरी ऑफ द लोडी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिकंदर लोडी वाला और एक ये वाला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या क्या हैं? हाँ, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे, 5 6 7 8 कारण थे। 5 6 7 8 कारण लिख दीजिएगा। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ उलेमा इन द दिल्ली सल्तनत। जो उलेमाओं का जो प्रभाव था वो बता दीजिएगा। आपको पता है उलेमा कौन होते हैं? उलेमा होते हैं धार्मिक लीडर, रिलीजियस लीडर्स को उलेमा कहा जाता है।
ठीक है। एक उमरा होता है, एक शब्द होता है उमरा, उमरा का मतलब होता है नॉबल्स, आमिर, वो दूसरे होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, आप मुझे बताएंगे, तो हम लोग ऐसे ही आगे भी काम करेंगे और ऐसे ही बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में वीडियो लेक्चर ले आएंगे और आपको पर्टिकुलर आंसर बताएंगे। ठीक है। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है। पूरा मैं मतलब कोई कंटेंट उठाऊंगा, एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसका कंटेंट बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप डिमांड करेंगे, आपकी अगर डिमांड होगी तब ऐसा काम होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ मैं बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे देख और सुन रहे हैं।